अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का माहौल बन चुका है कि एक इत्तेहादी आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं और अब नए इत्तेहादी बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मुसलसल अपने इत्तेहादी बढ़ाती जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान, काफ लीग के साथ भी उनका इत्तेहाद हो सकता है। बलोचिस्तान की पार्टियों को अपने साथ मिलाया जा रहा है। बाप उनके अंदर इंडल्ज हो चुकी है। आज जो रेसानी है वो भी जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, उनको भी दावत दी जाती है। इस तरह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को शायद मुस्लिम लीग नून मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आने की तैयारी कर रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े पुरएतमाद हैं। उन्होंने आज भी कहा कि अगर किंग्स पार्टियां पहले की तरह अगर फिर से मिल जाएं तो हम 2008 की तरह इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। 2008 में जिस तरह हमने अपनी हुकूमत बनाई थी, इसी तरह हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। और उन्होंने यह भी साथ कहा कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद का सारा प्लान तैयार था, लेकिन 2 दिन पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमें कह दिया कि आप ये फैसला वापस ले लें। लेकिन हम अपने फैसले पर मुतमिन रहे और उसके बाद शहबाज शरीफ की हेल्प की। और यह भी बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अंदर बड़ी मुश्किल से, बहुत कम हुआ ही नहीं कि वो आपस में इत्तेहाद में जाएं। हाँ, इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई जा सकती है, मगर इलेक्शन में मद्दे मुकाबल होना पड़ेगा। तो इस सारी जंग में मुस्लिम लीग नून क्या किंग्स पार्टी का रोल अदा करेगी, इस बार बड़ा सवाल है। खेलदास कोस्तानी साहब, शेर अफजल मुरवत साहब और आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। आजिज धामरा साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, किंग्स पार्टी आप मुस्लिम लीग नून रहे हैं इस दफा, आजिज धामरा साहब। अच्छा कोस्तानी साहब, ये किंग्स पार्टी इस दफा आप लोग हैं और आपका वही हाल होगा जो 2008 में पीपल्स पार्टी ने किया था। आप हाथ मलते रह जाएंगे, हुकूमत नहीं बनेगी आपकी। बड़ी मेहरबानी है। देखें, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के सुल्तान हैं यार, और नवाज शरीफ साहब आए हैं जब से 21 तारीख को जो उनका शानदार तारीखी इस्तेमाल हुआ है। जो लोग कहते थे कि ये इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये इनकी मकबूलियत खत्म हो गई है, और उसके बाद जो चीखे, वो जो रोना धोना, लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज का खौफ है। भाई, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट देगी वही वजीर आज़म बनेगा, वही हुकूमत बनाएगी। तो आप किसकी तरफ देख रहे हैं? अगर आपके पास कारकर्दगी है, 15 साल से आप सिंध में बरसर इक़्तिदार हैं, आप पंजाब में जाकर बताएं कि हाँ हम कराची जैसा लाहौर बनाएंगे, हैदराबाद जैसा फैसलाबाद बनाएंगे, तो ये तो वहां पे जाके एक लतीफा सुनाएंगे। हम तो अभी सिंध में आ रहे हैं, हम बताएंगे कि हम कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, सखर को साहिवाल जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे, सिंध को पंजाब जैसा बनाएंगे। हमारे पास कारकर्दगी है। हमारे कायद नवाज शरीफ जो हमारे लीडर है, उनके पास एक विजन है। हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब के पास एक विजन है, एक कारकर्दगी का दास्तान है। तो हम भी अवाम में जा रहे हैं, आप लोग भी अवाम में जाएं, तो फैसला तो अवाम को करना है। और 8 फरवरी को पता लग जाएगा किसकी मकबूलियत है, अवाम किसको चाहती है, किसकी क्या हैसियत है। पंजाब को आप कहने कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे। लाहौर में 2013 में आपके आके आपने कंस्ट्रक्शन की और आपने लाहौर की कोई सूरत हाल को बेहतर किया। 35 साल का अगर इस दफा हिसाब मांग लिया इस कौम ने आपसे, तो क्या जवाब देंगे? 35 साल में क्या किया आपने, यहां पर पहुंचा दिया पाकिस्तान को। हमारी जो मरकजी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब 8 से 8.5 साल वजीर आजम रहे हैं, 1.5 साल अभी इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे हैं। तो ये जो हमारा टेन्योर है आप निकाल लें, बाकी तमाम का भी निकाल लें। शहबाज शरीफ साहब का जो 2013 से 18 और 2008 से 13 आप वो भी निकाल लें, तो उनकी कारकर्दगी भी सामने रखे, बाकी जमातों की, बाकी वजीर आज़म की, बाकी वजीर आज़मों की कारकर्दगी रखे, आपको सामने पता लग जाएगा। तो ये फैसला अवाम को करना है कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है। हम अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम अभी लेके तो अवाम के पास जा रहे हैं।
इस वक्त पाकिस्तान में आपको एक ही जमात अवाम के दरमियान नजर आ रहे हैं, एक ही जमात की इलेक्शन की तैयारी नजर आ रही है। ये तो तनकीद कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नॉन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो जो आपको अभी हमारी तैयारी नजर आ रही है, तो जमातें इलेक्शन में जाए, अवाम के पास अपना मैनिफेस्टो लेके जाए। बेशक अगर पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में वोट मिलता है, इतनी 2008 जैसी पोजीशन में आते, तो हमें खुशी है अगर बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, तो इनको नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म पे क्यों ख्याल है, मुझे ये बताया जाए। तो भाई अगर पाकिस्तान के अवाम को मुंतखब कर ले जा रही है, उनको नजर आ रहा है कि मुस्लिम पाकिस्तान की अवाम, चले मैं पूछता हूं आपसे, ये एमक्यूएम को साथ मिलाना, अगर आज आप एमक्यूएम को साथ मिला के हुकूमत बना लेंगे, और माजी में अगर एमक्यूएम को साथ बनाकर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी तो उनको भी फिर अवाम ने इलेक्ट किया था ना, फिर आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगाते थे कि ये तो दो जर्नैल और इस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनको बनाया? तो आज फिर आपके साथ भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर आपकी हुकूमत अगर बन गई तो आपके ऊपर भी ये इल्जाम लगेगा जो आप लगाते थे। देखिए, सिंध में हम चाहते हैं कि हुकूमत बनाए, उसकी वजह है, वजह यह है कि 18वीं तरमीम के पास सूबों के पास इख्तियारात चले गए। यानी आप एमक्यूएम को साथ मिलाकर सिंध में हुकूमत बना सकते हैं। एमक्यूएम तो खुद कराची में हुकूमत बना रहे, बड़ी बात है भाई। कराची भी सिंध का गादी का शहर है, दारुल खिलाफा है, सूबे सिंध का शहर है। कराची हैदराबाद में एमक्यूएम को पहले मैंडेट मिलता रहा है। तो बात ये कि हमेशा पीपल्स पार्टी हुकूमत बनती है, एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स है, उसमें एमक्यूएम भी होती है, फंक्शन लीग भी होती है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी होती है, उसमें इलेक्टेबल भी होते हैं। तो ये हमारा हक है कि हम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अगर एक इत्तेहाद बना रहे हैं, सूबे की बेहतरी के लिए, शहर कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो ये हमारा हक है। हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी वाले पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी आइंदा भी लड़ेंगे, तो उनका भी हक है वो अपना प्रोग्राम लेकर। चलो ठीक है, मैं आजिज धामरा साहब की तरफ जाऊंगा। आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी में कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हम कल फिर का साथ बैठेंगे। चले आजिज धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आजिज धामरा साहब, आपसे पहले खेलदास कोस्तानी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एक तो नवाज शरीफ साहब इस सियासत के सुल्तान है, आपके पास है क्या? अगर आप समझते हैं कि आपके वजीर आजम, चेयरमैन ने वजीर आजम बनना है, तो आपने 15 सालों में क्या आप ये आकर पंजाब में बेचेंगे कि जी हम लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे? वो तो कह सकते हैं कि लाहौर को हमने पेरिस तो नहीं बनाया, लेकिन कराची से बेहतर बना दिया और अब हम कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे। आप ये नहीं कह सकते, आपने तो तबाह किया है। आजिज धामरा साहब, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये दावा करना कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये हर पार्टी का अपना एक राइट होता है। इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन में जाना है, मगर कम से कम लाहौर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ। ये कैसे? जहाँ तक आपने ये बात की कि कराची को लाहौर बनाना, जी हम इंशाल्लाह लाहौर को कराची बनाएंगे, क्योंकि लाहौर के अंदर कोई कार्डियो का हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, लाहौर के अंदर कोई ट्रामा सेंटर नहीं बना जो फ्री ऑफ कास्ट महंगे इलाज करे लाहौर के शहरियों के। वहां पर कैंसर के फ्री वार्ड नहीं है, वहां पर ऐसी बीमारियां जो अल्लाह हर किसी को महफूज रखे, मगर आम शहरी बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज, वो फ्री ऑफ कास्ट कराची में होते हैं। कराची में लॉ यूनिवर्सिटी है, कराची के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक के हैं, कराची के अंदर वो खवातीन का वाहिद पाकिस्तान का जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज है। हम इंशाल्लाह ये सारे इदारे लाहौर में भी बनाने का इरादा रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि लाहौर के अवाम जो है ये सिर्फ कहने की बातों की हद तक अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता। लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे एग्जैक्टली उसको बनाएंगे। मैंने इदारे गिनवाए हैं ना। अच्छा। आप मुझे बताएं कि लाहौर में 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को पैसे मिलते हैं, वो सिर्फ सूबा सिंध को नहीं मिलते, तमाम सूबों को पैसे मिलते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि सिंध में जितने भी फ्री ऑफ कास्ट जो महंगे इलाज होते हैं पूरे सूबे भर में, या गंबट के हॉस्पिटल का मिसाल ले लें, अगर कोई एक हॉस्पिटल भी बनी है लाहौर के अंदर, तो फिर ये आजिज धामरा साहब मुझे ये बताएं, चले मैं आपकी बात को पहले तो मैं मान लेता हूं, चले मैं मान लेता हूं, बाय कर लेता हूं आपके इस आर्गुमेंट को कि आपने कराची को बड़ा बेहतर बना दिया, लेकिन कराची की जो गवर्नमेंट है उसमें तो आप लोग रहे ही नहीं है, आप तो सिंध में रहे हैं, आपको तो कराची में हमेशा एमक्यूएम ने नॉकआउट रखा है। तो आप तो कहते थे हालात खराब है, इसकी जिम्मेदार तो एमक्यूएम है। आज हालात अगर अच्छे हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं।
कौन से अच्छे हालात? ख्याल में मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि ये जो आप कहते हैं कि कराची में आप नहीं है, बाकी सिंध में है, तो कराची द पार्ट ऑफ सूबा सिंध। आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर की हुकूमत अलग है और पंजाब सेंट्रल की हुकूमत अलग है, या पिंडी की हुकूमत अलग है और बाकी वो तो अलग बात है। मगर मेरे ख्याल में यहाँ पर ये आप लोग कहते रहे ना कि कराची में जो हालात खराब है उसकी जिम्मेदार एमक्यू में है, जिसने 2000। आपकी यहाँ तक बात एक लिहाज से ठीक है कि कराची के मैंडेट की दावेदार कोई और जमात थी, मगर कराची को ठीक करने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना रोल प्ले किया है। यही वजह है कि आज लोकल बॉडी के हवाले से कराची के अवाम ने एतमाद किया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और मेयर कराची हो या हमारे टाउन चेयरमैन है वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस की ब्याह पर इंशाल्लाह 2024 की इलेक्शन में आप देखेंगे कि कराची के अवाम अब मैंडेट किस पार्टी को देते हैं, तो हम पुरुमीद है कि इंशाल्लाह वो हमें मिलेगा। वो तो ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, और आपकी बात ठीक है कि इससे पहले मैंडेट नहीं मिला था हमें, उसके बावजूद हमने कराची को ऑन किया है, ओनरशिप दी है, इसलिए कि कराची सूबा सिंध है ना, एक डिवीजन है कराची, जिस तरह हैदराबाद डिवीजन है, सक्कर है, लाड़काना है। तो इंशाल्लाह ताला अब जो लोकल बॉडी के हवाले से अब क्या हुआ है, अब तो निगरान हुकूमत थी ना, हमारे चेयरमैन मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को इलेक्ट होना था और वो इलेक्ट हो गए। अब ये भी कहें कि जी आपके पास सूबाई हुकूमत थी, इन्फ्लुएंस था, ये था वो था, तो मैंडेट अभी मिल रहा है, हमें मिल चुका है, 3 tiers गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी का मिल चुका है, और हमेशा पीपल्स पार्टी कराची की दूसरे नंबर की पार्टी होती है। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं तो मैं सियासत के ऊपर तो किस तरह आप लोग ये दावा करते हैं कि जब इत्तेहाद में सारी जमातें मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रही हैं तो पीपल्स पार्टी को ऐसी क्या बड़ी उम्मीद है कि उनका ही वजीर आजम या 2008 वाला वो हाल किंग्स पार्टी का कर देंगे? एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आजिज धामरा साहब, ये कैसे किंग्स पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? आजिज धामरा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी कोस्तानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा कोस्तानी साहब, मुझे साथ ये बता दें, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने तो ऑन किया है और जो हालात उन्होंने बताए उसी की बुनियाद के ऊपर वो जाएंगे और जाकर वो इलेक्शन के अंदर लड़ेंगे, और उनको एतमाद है कि वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं और सिंगल हैंडली वो इसमें जाएंगे, ना कि आपकी तरह जिनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तोशा खाना में भी आज खबर आई कि जो जायदाद जब्त की थी उसके भी अहकामात जारी हो गए कि वो भी वापस किया जाए। तो इस तरह के रिलीफ सिर्फ आपको मिल रहे हैं, उनको नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब की 33 साल सियासी सफर में 11 साल वो जलावतन रहे, कई साल उनको जेल में रखा गया है। 2002, 2008, 2018 में उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके साथ उसके साथियों के साथ मैं बाकी 99 को छोड़ता हूं, आप 2018 में के बाद जो उनके साथियों को, जैसे शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज साहब, हनीफ अब्बासी साहब, मैं कितने विफ्ता इस्माइल साहब, कितने लोगों के नाम बताऊं जो उनके सीनियर साथी थे, जो हमारे कायदीन थे, उनको जेलों में 2-2 साल 3-3 साल रखा गया है। ऐसी किंग्स पार्टी होती है इस मुल्क में, और जो भी इस मुल्क में 12 मेगावाट बिजली हो वो भी नवाज शरीफ लाए, सीपेक का मनसूबा अजीम नवाज शरीफ साहब लाए, एयरपोर्ट नवाज शरीफ साहब बनाए, मोटरवे इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब बनाए, दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ साहब करे। आप कहते किंग्स पार्टी, भाई आप कौन से, ये किस किस्म की किंग्स पार्टी जो तरक्की भी दे, खुशहाली भी लाए? उनको जेलों में भी रखा गया, उनको नायल भी किया जाए, उनको जलावतन भी किया जाए। अब भी आप कहते हो कि ये किंग्स पार्टी है। इस तरह किंग्स पार्टियां बनती है दुनिया में, मुझे बताया जाए, मिसाल दी जाए। तो इस तरह तो सिलेक्शन आपकी भी हुई होगी 2018 में, जिस तरह इमरान खान को मरकज में लाया गया, जिस तरह आपको सिंध में रखा गया। तो इस तरह की बातें अगर गुफ्तगू करेंगे तो ये लंबी दास्तानी बात दूर तरफ भाएगी। हम 90 की सियासत में नहीं जाना चाहते। पीपल्स पार्टी हमारी मुखालिफ हरीफ है, जमात है, मगर हमारी दुश्मनी नहीं है वो उसके साथ।
ना किसी और से हमारी दुश्मनी है। हमारा हक है कि हम सिंध में सियासत करें, सिंध में हुकूमत बनाए, आवाम के पास अपना प्रोग्राम लेके जाए। ये अगर हक में नोट हो गया सिंध है तो बता दिया जाए कि भाई सिंध नोट हो गया, कोई पार्टी नहीं होगी, बिना मुकाबला हम आएंगे, ये सिर्फ सरजमीन हमारी है। तो ये जी बिस्मिल्लाह, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हम सिंध का इत्तेहाद करते हैं सिंध की बेहतरी के लिए। ये सूबा आपका भी है, हमारा भी है, हम भी सिंध के बस ये 6.5 करोड़ जो लोग हैं। चले, आपकी बात सारी बड़े आराम से थामों से सुन ली। मुझे बताएं, उस तरह का इलेक्शन का माहौल नहीं है। चले, एक पार्टी तो हमारे ऊपर अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि और कहती है, अपनी दाद रसी करवाने की कोशिश करती है कि देखें मुझे किस तरह नुक्कड़ से लगाया जा रहा है, ना ही जलसे करने की इजाज़त है। आप लोगों के अंदर भी वो शोर नहीं है, वो जज्बा नहीं है इस दफ़ा इलेक्शन का। इसकी या तो रीज़न ये है कि अवाम के पास जाने से डरते हैं, और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि मामला तो पहले ही तय हैं, तो इसलिए रिलैक्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 फरवरी को हो जाएगा जो होना है। देखिए, जब से हुकूमत खत्म हो गई है, हम अवाम के दरमियान है। हमने नवाज शरीफ साहब के इस्तेकबाल के लिए नवाज शरीफ साहबा ने, हमारे जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब ने और सीनियर क़यादत हमारी अवाम के पास गई। जो जो लोग हमारे हल्कों में सारे अवाम के पास गए, सारे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान, सिंध से आपने देखा, कराची से ट्रेनों में, बसों में लोग पूरे पाकिस्तान से आए। तो पार्टी आपको मुतहरिक नजर आ रही है। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब की बयानिया थी, तकरीर, उसका ये इलेक्शन मुहिम का आगाज था। इलेक्शन सेल हमने बना दिया है, पार्टी की टिकट के लिए दरख्वास्त हमने मांगी है। हम इलेक्शन पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे कायदीन बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कल हमारे सीनियर ख्वाजा साहब रफी कराची आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है, और क्या है, हमारे जो कैंडिडेट है वो अवाम के दरमियान है। ये बात आपकी दुरुस्त है, कोई दूसरी जमात आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं मजीद बात। एक बार फिर से खुशामदेद। एक तो मसला चल रहा है जरा टेक्निकली। अच्छा, मुझे बताइएगा खेलदास कोस्तानी साहब, ये सारी चीजें आपकी सुन ली आपने, बहुत लंबी बात कर दी कि हम ये करके आए, हमने वो किया। ये 16 माह की कारकर्दगी को अब अगर नवाज शरीफ निकलते हैं जलसों के अंदर, वो अक्टूबर में 21 अक्टूबर को तो नहीं गिनवाया, लेकिन यहां पर उनको गिनवाना चाहिए जब पूछेगी आवाम के आपने 16 माह में क्या किया आपके भाई ने। देखिए, 16 में हमने नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों किया? पहला सवाल बुनियादी ये है, हमने इसलिए किया कि हमने देखा 4.25 साल को जब प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल फेल हो चुका था, मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो हम तमाम जमातों ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मूव पेश किया, और वो हमारा आईनी हक था, जमहूरी हक था, वो हमने इस्तेमाल किया। हमने उसको इक़्तिदार से निकाला। सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे कितनी भी तनकीद करें, मगर मैं समझता हूँ मेहमान वतन है, वो 20 घंटे काम करते थे। उन्होंने मुश्किल हालात में, आपको पता है, उस 16 महीने के दरमियान सैलाब आया, सिंध से लेकर केपी के पंजाब, साउथ पंजाब में, वो 1 मिनट के लिए भी बैठते नहीं थे चैन से, हर जगह खुद जाते थे, कई इंतजामी दौरे किए। उन्होंने अवाम को जो है वो मुश्किलात से निकाला। माजी की हुकूमत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तना कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब पूरी सबके पास गए, दोस्त मुल्कों को उनसे मुलाकातें की, बाकी मुल्कों में गए, उन्होंने खारजा पॉलिसी की कामयाबी हासिल की। इसी तरह मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। और जो मुल्क टोला था वो कहते थे कि मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, तो उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दिया। सबसे बड़ी कामयाबी शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहाद हुकूमत की थी, जो हमें ऑन करनी चाहिए तमाम जमातों को, और हम ऑन करते हैं। हम शहबाज शरीफ साहब को 16 महीनों को ऑन करते हैं। हम अवाम को बता रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होते वज़ीर आज़म, तो अल्लाह ना करे इस मुल्क को नुकसान होता। अगर मुल्क होगा तो हमारी सियासत भी होगी, मुल्क होगा तो अच्छा, मुझे साथ ये भी बता दे, ये एमक्यूएम को साथ मिलाने का मशवरा किसने दिया?
एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, उससे हमारा 16 महीने में बड़ा उन्होंने हमें हुकूमत को सपोर्ट किया और हमने एमक्यूएम का एक सबसे बड़ा मसला एड्रेस किया और वो कराची के अवाम का मसला हमने एड्रेस किया, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हल किया, जिससे एमक्यूएम का कॉन्फिडेंस हमारी तरफ हुआ है। वो ये है कि मर्दमशुमारी जो थी उसमें कराची की गिनती कम हुई थी, कराची एमक्यूएम के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको एड्रेस करके और उसको डेट को बढ़ाया गया और उस कराची की जो मर्दमशुमारी है उसको 2 करोड़ 1 करोड़ 30 की जगह 2 करोड़ तक ले गए। तो जो आवाम जो मतलब लापता हो गए थे मर्दमशुमारी में कराची के बासी, उसको वापस रिकवर किया। तो ये एमक्यूएम समझती है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, कराची का अमन हो, कराची की ग्रीन बस हो, कैफ और मंसूबा हो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी हो, कराची पैकेज हो, वो मुस्लिम लीग नून के कार्य नवाज शरीफ साहब ने दिए। शहबाज शरीफ साहब ने कैश और के लिए दोबारा आके उन्होंने पैसे रखे, उन्होंने उस मंसूबे का आगाज किया। तो कराची में एमक्यूएम अपने वोटर। अच्छा, मुझे खोसानी साहब देखें, अगर आज एमक्यूएम के साथ आप नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद है। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे एक चीज बताएं, एमक्यूएम के साथ आपकी मुखालफत थी, पीपल्स पार्टी आपके साथ अपोजिशन में बैठी थी, ये लोग हुकूमत में बैठे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तबाही के जिम्मेदार ये थे जो 4 साल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुई, तो उसमें ये बराबर के शरीक थे। जिस तरह आप कहते हैं कि अगर 16 माह की कारकर्दगी बेहतर है तो पीपल्स पार्टी उतनी शरीक है, अगर नहीं बेहतर तो पीपल्स पार्टी उतनी ही शरीक है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी खराब थी बकौल आपके, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी उसी कारकर्दगी में बराबर की हिस्सेदार थी और बुरी परफॉर्मेंस वालों को अपने साथ मिला लिया है आपने। उनसे ये पूछेंगे कि 4 साल में बेड़ा गर्क किया आपने, जो आप कहते हैं। देखो, ये सवाल आपका एमक्यूएम से बनता है। थी एमक्यूएम को एड्रेस नहीं किया गया, एमक्यूएम से किए गए वादे जो थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। एमक्यूएम ने समझा कि वो मुल्क की जो डिफाल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के खातिर, कराची के खातिर, सूबा सिंध के खातिर हमारा साथ दिया। उनको पता था कि ये सीनियर जमातें हैं, इनके पास तजर्बा है, ये मुल्क को डिफाल्ट होने से बचाए। जिस तरह हमने सोचा, इसी तरह एमक्यूएम ने सोचा कि पाकिस्तान है, हम हैं, हमारी सियासत इस मुल्क के साथ है। अगर पाकिस्तान डिफाल्ट करता है तो हमारी मईशत तबाह होगी, अवाम में एक बड़ा बेचैनी फैलेगी। तो हमने सारे जमातों ने ये फैसला किया। तो एमक्यूएम अगर हुकूमत के साथ थी, अगर हुकूमत की पॉलिसी में मुतमिन थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। इसमें कोई साइंस रॉकेट तो है नहीं जो एमक्यूएम को इतना बड़ा स्टेक नहीं था उस हुकूमत में। एमक्यूएम की एक सपोर्ट थी, उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने तो फिर इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सही कहती है ना कि आपकी हुकूमत में हमारा इतना बड़ा स्टेक नहीं था जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टेक था। तो जो तबाही हुई है 16 माह के अंदर, जो बुरी परफॉर्मेंस हुई है, उसका जिम्मा आप हमारे ऊपर क्यों डालते हैं? आप खुद ऑन करें। वजीर आजम आपका था, वजीर खजाना आपका था, मईशत खराब हुई, आप जिम्मेदार थे, हम नहीं है। अगर एमक्यूएम जिम्मेदार नहीं है, उसका स्टेक कम था, तो पीपल्स पार्टी भी ना जिम्मेदार हुई। फिर हमारे 16 महीने इत्तेहादी पार्टियों से बहुत अच्छे गुजरे। हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब अगर फॉरेन की खारजा पॉलिसी में कामयाबी हुई, हम उसको भी क्रेडिट देते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा है कि पीपल्स पार्टी ने खुद खुशी के इस बयान को डिसऑन किया जिसमें उसने कहा था कि हमारी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं। तो पीपल्स पार्टी ने खुद आकर कहा, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने, कि ये उसका जाती बयान है। हुकूमत में जो अच्छाइयां थी या जो हमसे कमी पेशी थी, हम सब बराबर के जिम्मेवार है। तो ये बिल्कुल बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी का भी मकसद ये था, मुस्लिम लीग नून का मकसद ये था, एमक्यूएम का था, बाकी जमातों का एक ही। मौलाना फजल रहमान साहब के। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, उसके मजीद बात करते हैं। जो गैर मुकीम पाकिस्तानी, गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है और कराची से और सिंध से बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या राय है और इस पॉलिसी को इलेक्शन के अंदर किस तरह लेकर जाया जा सकता है। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा कोसानी साहब, ये जो गैर मुकीम अफगानी वापस भेजे जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है? अगर उनके भेजने से कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुकी है या दोबारा से मामलात इस तरह ख़राब होने लगे हैं, तो क्या नैरेटिव है आपका इस पर? कानूनी कराची शहर में हो या सूबे सिंध में हो या पाकिस्तानी किसी और शहर में हो, तो ये जो रियासत ने पॉलिसी इख्तियार की हम उससे इत्तेफाक करते हैं। बाकी जो रजिस्टर्ड है या जो जिनके पास जो पाकिस्तानी है वो गैर कानूनी मैं समझता हूँ वो उनको अपना जाना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत की जो पॉलिसी है हम उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं, क्योंकि ये हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये शहर हो या सूबा हो या मुल्क हो। तो जो मेरे ख्याल में रियासत की पॉलिसी ये बेहतर है और इसमें जो भी इकदाम किए जा रहे हैं उसको जरूर ये देखना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है या कोई किसी ज्यादती नाइंसाफी ना होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस वक्त में इलेक्शन करीब हैं और ये फैसला लिया गया है, इसकी टाइमिंग भी ठीक है? देखिए बिल्कुल, देखें ना ये जो हमने अपना 16 महीने में मुश्किल फैसले पाकिस्तान में जब हमारी हुकूमत थी इस मुल्क में, तो हमने मुश्किल फैसले किए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। उसके समरात इस हुकूमत में, निगरान हुकूमत में वो पॉलिसी बरकरार है। इसी वजह से आज अगर डॉलर की पॉलिसी जो कार्रवाई की गई डॉलर माफिया के खिलाफ, चीनी माफियाज के खिलाफ, बाकी माफियाज के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हुकूमत के लिए जरूरी इकदाम थे जो निगरान हुकूमत ने किए हैं। इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी स्टेबल होने जा रही है। तो अब जाहिर जब मुश्किल फैसले करते हैं उसके बाद उसका एक फेज भी मिलता है। तो ये जो फेज आज मिल रहा है ये एक पार्टी हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसका तसलसल है। हम उनकी भरपूर सपोर्ट करते हैं। कोई भी इस मुल्क में गैर कानूनी काम हो उसको कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक, चले दूसरी तरफ मैं उस मामले पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर भी मुसलसल लोग तो उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, उनके कारकुनान भी गिरफ्तार होते जा रहे हैं। तो इसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इसी के साथ इलेक्शन में जाएं तो आपको लगता है कि जमहूरियत अपने बुनियादी हकूक जो किसी भी पार्टी के या सियासी कारकुन के हैं वो पामाल नहीं हो रहे आपकी नजर में? इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। एक टोला है जिसकी क़यादत इमरान खान ने की, जो पहले उनकी सियासत हमेशा जलाओ गिराव की रही है, और 9 मई के जो उन्होंने किया है ये वो काम है जो कोई भी आइन और कानून की हुक्मरानी में रखने वाली पार्टी नहीं कर सकती। अभी आप देखें जिस तरह इन्होंने 9 मई को मियांवाली एयरबेस पे हमला किया, इसी तरह अभी हमला हुआ है, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये पाकिस्तान की GHQ पे, पाकिस्तान जो कोर कमांडर हाउस पे या शोधा की जो मुल्ज़म है उसकी तस्दीक तोइन करना, तो जो जुर्म इन्होंने किया है उनका उन लोगों से हिसाब होना चाहिए। जो लोग मलूस नहीं है या जो लोग इलेक्शन के अहल है, जो लोग आजाद है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमारा कोई एतराज नहीं है, बतौर जमात हम किसी की पाबंदी के हक में नहीं है। मगर ये फैसला अब वक्त आ गया है इस टोले का जिन्होंने ये रास्ता इंतखाब किया जिसमें तशद्दुद, जिसमें गैर आईनी काम, जो मुल्क दुश्मन काम उन्होंने किए, तो जाहिर है उनकी सजा तो उन्हें कोई दुनिया का कानून बता दे। क्या अमेरिका में इस चीज की इजाजत है? क्या इंडिया में इजाजत है? क्या बांग्लादेश में इजाजत है? मुझे बताया जाए किस दुनिया के मुल्क में ये इजाजत हो कि आप अपने तनसीबात पे, अपने जो असासे हैं उस पे आप जाके इस तरह की दावा बोलेंगे, हमले करेंगे? कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता है। मैं समझता हूं जो ये कोर्ट है वो भी होनी चाहिए जिसमें इनको मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोसानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।